7 तारीख तक आप लोग शिद्दत से दुआएं करें कि हम अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान हम ऐसे ही बरकरार रखें। मैं आज के इस मौके के ऊपर खुसूसन नौजवानों से कुछ बोलने के लिए आया हूं, और ये बोलने के लिए आया हूं कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे सरकार की मंशा क्या है, सरकार के इरादे क्या है, उनका मकसद क्या है, ये साफ हो रहा है। कर्नाटक के इलेक्शन के बाद सत्ता में अगर आना है, जीतना है, तो हम काम कुछ दिखा नहीं सकते। तो सबसे आसान काम यह है कि कई शहरों के अंदर दंगे भड़काओ, दंगे कराने का काम करो, हिंदू मुसलमान दलितों के बीच में फूट पैदा करने का काम करो और अपनी सियासी रोटियां सेक ले। इस मकसद से किसी भी हद तक ये सरकार जा सकती है, मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूं। ऐसे हालात में ये हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है, खुसूसन नौजवानों की, कि हम इन हालात से कैसे निपटे। कन्नड़ में कुछ दिन पहले दंगा हुआ। मामला क्या था? तो किसी ने फेसबुक के ऊपर हमारे मजहब के ताल्लुक से एक पोस्ट डाल दी। नतीजा यह हुआ कि तकरीबन 40 लड़के अपने घरों से बाहर घूमते रहे, पुलिस उनका पीछा करती रही। उनके घर वाले किस परेशान हाल में वो दिन गुजार रहे थे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 3 दिन पहले कन्नड़ के शेलगांव में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर वहां पर दंगा हुआ। उस गांव के बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माएं और बहनें आज वो गांव छोड़कर बाहर भागते फिर रही है। 2 दिन पहले जब वो लोग मेरे पास आए, तमाम बुजुर्ग लोग, उनमें एक हमारी बहन भी थी। मैंने उसकी तस्वीर, उसके जख्मों की तस्वीर मैंने ट्वीट करके सरकार को दिखाई है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे पुलिस की बर्बरियत देखकर कि एक बुर्खापोश औरत को किस बुरी तरीके से मारा गया है। उसके पैरों के जख्म अगर आप देखेंगे तो उसके पैर की चमड़ी तक निकल गई। उसके पैरों के ऊपर जो लाठियों के निशान है, वो अगर देखें तो शायद आप 10 सेकंड भी देख नहीं सकते। कौन खड़े रहेगा इनके लिए? कौन लड़ेगा इनके लिए? हम तो खेगड़ों के खेल के अंदर मसरूफ है। कोई एक लड़ने के लिए खड़ा होता है तो 4 नीचे से खींचने के लिए बैठे हुए हैं। अकोला में क्या हुआ? अलग अलग शहरों के अंदर, सांगली में एक नौजवान लड़का आज भी अपने घर से बाहर है।
कह दिया कि इसे हम गांव में आने नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या, हम तो खुश हैं एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। मैंने जब कन्नड़ की उस बहन की हालत देखी, मैंने एसपी से कहा कि ये जो पीआई है पिशोर पुलिस स्टेशन की, कोमल शिंदे, मारने वाले 4 मर्द पुलिस वाले थे जिन्होंने उस हमारी बहन के ऊपर किस बर्बरियत के साथ लाठियां चलाई। कोई जरूरी नहीं है कि यह मुद्दा कोई एक सियासी पार्टी लड़ेगी। यह मेरी आप सबकी लड़ाई है। मैं 2 दिन का टाइम औरंगाबाद पुलिस को देता हूं। अगर उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो जिस तरह मुंबई की तरफ मैंने काफिला लेकर गया था, उतना ही बड़ा काफिला मैं कन्नड़ को लेकर जाऊंगा और पुलिस से सवाल करूंगा। और तुम्हारा काम महज ये समझेंगे कि ये लड़ाई तो इम्तियाज जलील लड़ेगा, मैं तो सिर्फ यहां पर आऊंगा, सुनूंगा, जलसे में बैठूंगा, तालियां बजाऊंगा। अगर सब एक ताकत बनकर खड़े रहे तो दूसरी बार कोई पुलिस वाला लाठी उठाने से पहले सोचेगा कि नहीं, इतने सारे लोग सड़क के ऊपर उतर आते हैं, अगर किसी के ऊपर हम जुल्म करते हैं तो। मुझे मालूम है कि राणपुरे के उस दंगे के बाद बहुत सारे बातें मेरे सामने आई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहता तो इम्तियाज जलील भी उस रात अपने घर में बैठा रहता। लोग कहते हैं कि मैंने एक मंदिर को बचाने के लिए रास्ते पर उतरा था। दूसरे दिन रामनवमी का त्योहार, झूठ कहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं किसी एक मंदिर को बचाने के लिए मैदान में उतरा था, कई सारे लोग जो उस रात के गवाह नहीं है, उन्हें सूरज निकलने से पहले क्या हालात थे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है। दूसरे दिन सोचिए, अगर यह खबर किसी टीवी चैनल के ऊपर चलती कि रामनवमी के दिन राम की मंदिर के ऊपर हमला किया गया, कितने मस्जिदों को इस मुल्क में निशाना बनाया जाता। कभी सोचा है पूरे मुल्क में अगर दंगे भड़कते तो उसके खुसरवार हम होते, बेकसूर लोगों की जानें जाती। मुझे कहते नहीं, आपने ये नहीं बोलना चाहिए था, आपने ये नहीं बोलना चाहिए था कि कुछ लड़के उसमें नशा किए हुए थे। बटन प्लेयर इम्तियाज जलील जो सच है
वो सच को सच बोलेगा। मैंने भी अगर झूठ बोलकर अगर ऐसे नशेखोरों की तायीद करूं तो हम कहां जाएंगे। मैं शुक्र करता हूं उन तमाम लोगों का, जब गिरफ्तारियां हुई किसी ने उन बच्चों के घरों के ऊपर अनाज का इंतजाम किया। कुछ होता तो क्या हम रमजान मना सकते? कुछ होता तो छोटे मोटे कारोबारी जो साल भर इंतजार करते हैं रमजान के महीने का, साल भर उनकी रोजी रोटी उस रमजान के कारोबार पे होती, क्या हम वो कारोबार कर पाते? मैं शुक्र अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने अदालत में मदद की लोगों की। सियासी इख्तिलाफ किसी के कैसे भी हो, लेकिन यह काम किसी एक शख्स का नहीं है। हर एक को आगे बढ़कर ऐसे मौकों के ऊपर लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसीलिए मुझे कतई बुरा नहीं लगता है जब आज महफिलें सजाई जाती है और उन महफिलों के अंदर चर्चा होता है तो मेरा होता है। मुझसे इतनी मोहब्बत है तो आओ, मैं तुमसे गले मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन कब तक ये खेल खेलते रहोगे? मुझे मालूम है 2014 से पहले इम्तियाज जलील इस शहर में नहीं था। आप सभी लोग थे जो आज अपनी महफिलें सजाकर इम्तियाज जलील कितना जपते हो मेरा नाम। सुबह उठते हैं तो इम्तियाज, रात सोते हैं तो इम्तियाज, यहां जाने के लिए रास्ता नहीं है तो इम्तियाज, पेट में दर्द हो रहा है तो इम्तियाज की वजह से हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, एम्बुलेंस नहीं आई है तो इम्तियाज। कितना, क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? 2014 से पहले तो मैं नहीं था ना, तुम्हारे पास ही इस शहर की क़यादत तुम्हारे हाथ में थी। क्या वजह है कि तुमने अपने आमदार तैयार नहीं किए? क्या वजह है कि 38 साल लग गए एक नस्ल को यह देखने के लिए कि हमारा भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है? याद है 2019 कैसे होटलों में बैठते थे, कैसे समझाने की कोशिश की जाती थी। 2014 में इसको कौन पहचानता है? ये पूना से आया हुआ है, इसको कौन पहचानता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मुकाम पे मुझे पहुंचाया। 2019 आया, फिर हिसाब किताब निकालना शुरू कर दिए, फिर होटलों में बैठ के इनके इतने, मराठा समाज इतना, दलित समाज इतना, हिंदू इतने, मुस्लिम इतने, फिर आके बोलते कितना भी कर लो नहीं आते। बोले थे ना, मैं आपके दिल की बात अच्छी तरह समझ रहा हूं।
आप भी उस वक्त यही बोलते थे, हाँ यार 2014 में चुन के आ गया, बोल रहा एमपी भी बनेगा। बड़े बड़े सियासतदान ये कहते थे कि यहां से शिवसेना को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे मुमकिन हुआ? जो काम इम्तियाज जलील 2019 के अंदर किया, तुम्हारे पास तो 38 साल थे, क्यों नहीं तुमने अपनी क़यादत खड़े की? इसलिए नहीं की कि तुम्हें गुलामगिरी करने की आदत है। तुम्हें औरों के तलवे चाटने की आदत हो गई है। जिस शरद पवार को तुम अपना नेता समझकर उसके लिए कुर्सियां और चटाई बिछाने का काम करते थे, आज इम्तियाज जलील और शरद पवार के बाजू वाली कुर्सी के ऊपर बैठता है। जिस कांग्रेस के गुलाम ये कहते थे कि ये इसकी सेटिंग हो गई, अब वो आराम से जीत जाएगा फिर से, ये सिर्फ वोट काटने के लिए आया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने ये मिसाल कायम की है, बताया है कि हम अगर मुत्तहिद रहे तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे भाइयों, एक बात समझ लीजिए, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं अभी एक प्रोग्राम में से आया हूं, निर्भय बनो नाम का एक यहां पर कार्यक्रम था। वहां पर एक बहुत बड़े शख्स ने अपने भाषण के अंदर ये कहा, जो बात मैं भी कह चुका हूं, कि ये सरकार किसी भी हालत के अंदर महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के अंदर दंगे कराने के फिराक में है। उन्होंने तो 2 शहरों के नाम भी दे दिए कि इन 2 शहरों को लेबोरेटरी बनाया जाएगा, इन 2 शहरों के अंदर पहले दंगे भड़काए जाएंगे। हमारे पास भी ये कोशिशें हो सकती है, लेकिन हमें उन जज्बाती बातों के अंदर नहीं आना है। दंगे के अंदर कभी कोई नेता नहीं मरता है, दंगे में कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता है। जेल जाते हैं तो वो नौजवान लड़के जो जज्बात में अपना होश खो देते हैं। लेकिन कभी नौजवानों ये सोचो कि तुम जब घर से बाहर रहते हो, जेलों में रहते हो, तो तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, उनके दिन कैसे गुजरते हैं। जमहूरियत के अंदर अगर सही तरीके से इन जालिमों का मुकाबला करना है तो वो वोटिंग के जरिए करिए। मुझे मालूम है कि आज इस शहर के अंदर जो हलचल हो रही है, हर एक के निशाने के ऊपर सिर्फ एक ही शख्स को रखा गया है। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस शहर के अंदर 38 साल बाद हमारी क़यादत खड़ी हुई है, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। थोड़े यहां कर दो, थोड़े वहां कर दो, नई नई पार्टियां लाओ, पैसे का इस्तेमाल करो और इस मुल्क से हमारी क़यादत कैसे खत्म हो सकती है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेहनत कर रहे हैं, मकसद यही है कि हम किसी तरह से अपनी क़यादतों को
हम कैसा खड़ा कर सके, लेकिन मुझे मालूम है कैसा डसेगा कौन। मुझे सब पता है, लेकिन किसी का खौफ मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन किसी का खौफ मुझे रोक नहीं सकता। जंगल का हो या हो आस्तीन का, सभी सांपों की नस्लों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैं वो तमाम लोग जो आज अलग अलग तरह से मुखालिफत करिए, आपको पूरा इख्तियार है, आप मुखालिफत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सियासत के अंदर मुखालिफत नहीं करनी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आज कौन सी ऐसी सियासी पार्टी का किस नेता के ताल्लुक से ऐसे घटिया लेवल की बदजुबानी की जाती है। कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं, किसी पार्टी में किसी नेता की नहीं। लेकिन आज 1 2 3 YouTube वालों को जमा कर लो और बस बयान दे दो इम्तियाज जलील के ताल्लुक से, और ये समझ लो कि मैंने बोला बहुत बड़ा हो गया हूं मैं। इम्तियाज जलील 2 तरह के हैं। एक वो इम्तियाज जलील जो खानदानी है, जो पढ़ा लिखा है, जो तुम्हारी हर बात के ऊपर सर झुकाकर जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर तुम समझोगे कि मैं कुछ भी बोलूंगा, तो दूसरा इम्तियाज खासदार इम्तियाज जलील है। तो ये समझ लेना कि एक शरीफ है और एक जरा ज्यादा शरीफ है। तो उन तमाम लोगों को, शाहरुख भाई ने बोला था ना, हम जरा से शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। इसीलिए आपको अपना सियासी सफर मुबारक हो। आपके सियासी सफर के अंदर हम रुकावट नहीं पैदा करेंगे, और उम्मीद करता हूं अगले बार आप अपनी ज़बान के ऊपर काबू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।